हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपका चैप्टर चल रहा है भारतीय पुनर्जागरण, है ना, और धार्मिक आंदोलन। तो इसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है, ये आपके 200 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है। तो जिसमें हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं कल। तो हमने जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए जानकारी है, पुराने लोगों को तो आपको पता ही है। तो मैं बता देती हूँ, हम हर रोज़ 100 क्वेश्चन करते हैं और आज पेन कर लेते हैं चेंज, ठीक है। तो हम डेली 100 क्वेश्चन को कवर करते हैं, डेली के डेली 100 प्रश्न हम कंप्लीट करते हैं। तो हमने इस टॉपिक में 270 क्वेश्चन है, 270 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल की क्लास में हमने 100 किए और उससे पहले वाली क्लास में भी हमने 100 किए। आज हम सिर्फ 70 क्वेश्चंस करेंगे और ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। और ये क्लास आपकी आती है शाम को 6 बजे और ये क्लास है आपकी हिस्ट्री की क्लास, ठीक है। और हिस्ट्री हम किस लिए पढ़ रहे हैं? हम GIC के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा 3 तारीख को एग्ज़ाम है लेक्चरर का। इसके साथ साथ हम TGT PGT के लिए भी पढ़ रहे हैं और नेट और JRF के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो ये क्लास आपके लिए। इसमें मैं एशियन, मिडवल और मॉडर्न तीनों पढ़ा रही हूँ और टॉपिक आपके इस तरह से चल रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ क्योंकि टॉपिक हमारे इस तरह से चल रहे हैं कि जिससे सबसे अधिक क्वेश्चन अब तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, GIC के एग्जाम में, TGT PGT के एग्जाम में, आपके UGC नेट के एग्जाम में, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो जिस टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने सबसे पहले करा दिए हैं आपको टॉपिक, और अब उस तरह से चल रहा है क्रम, यानी ज़्यादा से कम में, ठीक है। तो ज़्यादा वाले पहले हो गए हैं, अब कम वाले होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और मैंने सारी जानकारी दे दी है। और स्टडी विद अनु के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो सारा का सारा आपको इजीली मिल सके, ठीक है। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन है, डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया था? तो डलहौजी ने 1855 एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया था। 1855 में ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज खड़ी की और सरकार ने इसके लिए कानून बनाने की मांग की। सरकार के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया और 7 दिसंबर 1856 को भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में संपन्न हुआ था, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था DK कर्वे ने। नेक्स्ट है, 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया था? तो ये किया था DK कर्वे ने। थोड़ा सा बीच में बेटा आ गया था मेरा, तो डिस्टर्बेंस हो गई। चलिए, तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक DK कर्वे ने 1896 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना करी और इन्होंने 1906 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, शिवली नुमानी 1914 ईस्वी तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। उनके संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वे सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रतिभक्ति को उचित मानते थे, ये सही नहीं है, ठीक है। वे लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद के विरोधी थे, ये सही है। वे कांग्रेस के उच्च आदर्श के प्रशंसक थे, ये भी सत्य है। और वे इस्लामी एकता के समर्थक थे, ये भी बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो देवबंद मदरसों के समर्थकों में शिवली नुमानी सर सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित नहीं मानते थे। इन्होंने 1884 और 85 में लखनऊ में नवदल उलमा तथा दारुल उलूम की स्थापना करी। ये मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान को शामिल करने के समर्थक थे। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? तो पश्चिमी शिक्षा का था, ठीक है। तो 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में पश्चिमी शिक्षा का योगदान सर्वाधिक कहा जा सकता है। अंग्रेजों और ईसाई मशीनरियों के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान एवं विचार का प्रभाव बढ़ने लगा। अंग्रेजों के द्वारा स्वयं की शीर्षता स्थापित करने से भारतीय धर्म, समाज और विरासत पर हमले शुरू हुए, जिसके प्रत्युत्तर में भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया? ये अपनाया था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग में। शिक्षित हिंदू अभिजात मध्यम वर्ग ने सर्वप्रथम पश्चिमी संस्कृति को अपनाया। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, वो थी संवाद कौमुदी। राजा राममोहन राय के द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी थी। इस बंगाली पत्रिका का प्रकाशन 1821 में किया गया। राजा राममोहन राय समाज सुधारक के साथ साथ भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत थे और राजा राममोहन राय ने फारसी में मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया था।
1929 के शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई थी, तो 14 वर्ष की गई थी। डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान हैं, तो वे हैं आपके अब्दुल लतीफ। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ खान को माना जाता है। इनके द्वारा कलकत्ता में 1863 में स्थापित लिटरेरी सोसाइटी मुस्लिमों में सुधार का प्रथम प्रयास था। नेक्स्ट है, ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, तो ठगी प्रथा को समाप्त किया था स्लीमैन को जाता है। ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय कर्नल स्लीमैन, या जो कि तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, को जाता है। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था, तो ये चार्ल्स विल्किंसन ने किया है। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय वाग्मय को उद्घाटित करना था तथा भारत के अतीत को प्रकाश में लाना था। इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से 1875 में विल्किंसन ने श्रीमद् भगवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, तो ये थे सर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व विज्ञान तथा साहित्य के अध्ययन के लिए 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी। बाद में से रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। विलियम जोन्स ने ही 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी में लिखा और भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंसन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की थी, तो ये की थी बारानगर में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई को, ठीक है, तो 1 मई 1897 को की थी। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के बारानगर में की गई। उसके बाद 1899 में बारानगर से स्थानांतरित करके कलकत्ता के पास वेल्लूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई। मिशन का दूसरा मठ अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थल में स्थापित किया गया था और रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार था। नेक्स्ट है, कौन सा कथन ब्रह्म विवाह अधिनियम के विषय में सही नहीं है, तो इसने बहुविवाह पर रोक नहीं लगाई, ये सही नहीं है। इसने बाल विवाह को गैर कानूनी बना दिया था, ये सही है। अंतर्जातीय विवाह को मंजूरी दी, ये भी सही है। और इसने विधवा विवाहों को मंजूरी दी थी, ये भी सही है। तो जब सती प्रथा और शिशु हत्या को बंद करने से ही स्त्रियों की अवस्था नहीं सुधरी, अपितु उनके लिए विधवा विवाह की अनुमति और विवाह की आयु बढ़ाने जैसे सकारात्मक कार्य करना भी आवश्यक था। ब्रह्म समाजियों ने विधवा विवाह के प्रश्न पर वाद विवाद किया। तत्पश्चात ब्रह्म समाजियों ने उसे लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पुराने सांस्कृतिक और वैदिक उल्लेखों से यह सिद्ध किया कि वेद विधवा विवाह की अनुमति देता है। इन्होंने लगभग 1 सहस्र हस्ताक्षरों से अनुमोदित एक प्रार्थना पत्र भारत सरकार को भेजा और अंत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और इस विवाह से उत्पन्न बालक को वैध और बाद में बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा बाल विवाह को मंजूरी दी गई और बहु विवाह पर रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, तो ये एमजी रानाडे को कहा जाता है। पश्चिमी भारत के समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे के प्रयास से सावरी समाज विडो रेमिरेज एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर इन्होंने ये कार्य किया था, परंतु इन्होंने अपने आप को किसी नवीन धर्म का अथवा हिंदू धर्म से बाहर अथवा साथ साथ किसी नवीन मत के अनुयायी के रूप में नहीं माना, अपितु केवल इस धर्म के अंदर ही एक आंदोलन के रूप में इसे स्वीकार किया। उनका विश्वास था कि ईश्वर का सच्चा प्यार उसके मनुष्यों की सेवा से ही है। वे हिंदू रूढ़िवादियों से टक्कर नहीं लेना चाहते थे, अपितु शिक्षा तथा समझाने बुझाने पर बल देते थे। समाज सुधार में उनके मुख्य 4 प्रमुख उद्देश्य जाति पाति का विरोध, पुरुषों और स्त्रियों की विवाह की आयु का बढ़ाना, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा। इनके महादेव गोविंद रानाडे प्रमुख नेता थे, इसलिए इन्हें पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक और महाराज का सुकरात कहा जाता था। नेक्स्ट है, 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था, तो हिंदू लूथर था, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता था। बस इसको छोटा कर लेते हैं। तो दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का हिंदू लूथर कहा जाता था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। इनका जन्म 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। 1863 में इन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बंबई में
आर्य समाज की स्थापना करी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था, जो झूठे धार्मिक विश्वास और सामाजिक कुरीतियों कालांतर में हिंदू समाज में आ गई थी। उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया। 1877 में आए आर्य समाज की स्थापना लाहौर में हुई। इसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए और उनकी इच्छा थी कि आर्य धर्म ही देश का समान धर्म हो। उन्हें समकालीन हिंदू धर्म और समाज में अनेक त्रुटियां देखने को मिली। उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में जीवन प्रयत्न अथक कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं है? तो उन्होंने पूना सावनी सभा की स्थापना की थी। पूना सावनी सभा की स्थापना 1870 में एमजी रानाडे ने की। ज्योतिबा फुले ने निम्न जातियों के लिए संघर्ष किया। ज्योतिबा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की कमजोर वर्गों के लोगों के हितों की अनदेखी करने के लिए उनकी आलोचना की। उनका कथन था कि कांग्रेस उस समय तक वास्तविक रूप से राष्ट्रीय कहलाने की अधिकारी नहीं है जब तक वो निम्न तथा पिछड़ी हुई जातियों के हितों को ध्यान नहीं देती। 1876 में ज्योतिबा ने सत्यशोधक सभा मनाई, जिसका उद्देश्य था समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिला सके। उन्होंने सभी वर्गों के अनाथों और स्त्रियों के लिए अनेक पाठशालाएं तथा अनाथालय खोले। उन्हें 1876 में पुणे नगर पालिका का सदस्य चुना गया था। ज्योतिबा के प्रकाशनों में धर्म त्रुटि, रत्न पुराणों का भांडाफोड़, इशारा, एक चेतावनी, शिवजी की जीवनी इत्यादि अन्य पुस्तकें। 1888 में लोग इन्हें महात्मा कहने लगे थे। नेक्स्ट है, 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो ये था, इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। 1929 में शारदा एक्ट बना, जिसे सिविल मैरिज एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के द्वारा 14 वर्षीय कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्षीय कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया था और बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति कर दी गई थी। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका अडयार में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लाटस्की और एसएम अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में की। 1892 में मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर इसकी शाखा स्थापित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था भ्रातृभाव की भावना से सभी मनुष्य के संगठन की स्थापना करना, प्राचीन धर्म, दर्शन और विज्ञान के अध्ययन में सहयोग देना जो संसार में कहीं भी पाया जा सकता है, प्रकृति के नियमों की खोज तथा मनुष्य की दैवी शक्तियों का विकास करना था। नेक्स्ट है, केशव चंद्र सेन के बारे में कौन से तथ्य सही हैं? तो केशव चंद्र सेन ने वो 1857 के ब्रह्म समाज के सदस्य बने। तो यहाँ पर होगा आपका, वो 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने और ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना करी। साथ ही व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे। ठीक है, उनकी मृत्यु 1905 में हुई है, ये कथन गलत है, 1884 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने करी? तो ज्योतिबा फूले ने। पहली बार महाराष्ट्र में 1870 में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन ज्योतिबा फूले ने शुरू किया। उन्होंने गुलामगिरी 1872 में के नाम से इस पुस्तक भी लिखी और सत्यशोधक मंडल समाज नाम से एक संगठन भी बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? तो ये नारा दिया था आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना बंबई में 1875 में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य दयानंद सरस्वती ने भारतीयता और स्वदेशी का प्रचार किया था। इन्होंने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। आर्य समाज का सिद्धांत निम्नलिखित है कि वेद ही सप्त ज्ञान के स्रोत है। वेदों के आधार पर मंत्र पाठ और हवन करना, मूर्ति पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा, अवतारवाद का विरोध, कर्म और पुनर्जन्म अथवा जीवन के आवागमन के सिद्धांत में विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास जो निराकार है, स्त्री शिक्षा में विश्वास, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध, कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन, हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार पर समर्थन करना आदि था। धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज ने वेदों की श्रेष्ठता का दावा किया और उसी आधार पर उसने मंत्र, पाठ, हवन, यज्ञ, कर्म आदि पर बल दिया था। आर्य समाज ने अनेक ऐसे कट्टर व्यक्तियों के निर्माण में योग किया जो कट्टर हिंदू धर्म की भावना को लेकर भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थक बने। इससे भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में अत्यधिक सहायता मिली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने जाति पाति के भेदभाव के विरोध में जाति भेद नामक एक पुस्तक भी लिखी। इन्होंने प्रभाकर नाम के एक
एक साप्ताहिक पत्र में समसामयिक सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर कई लेख लिखे। इनके लेखों का नाम सतपत्रे पड़ा था। नेक्स्ट है तुफ्तुल मुहावद्दीन नामक फारसी पैम्पलेट किसने प्रकाशित किया था? राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने तुफ्तुल मुहावद्दीन नामक फारसी पैम्पलेट का प्रकाशन 1809 में किया, जिसमें राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का खंडन किया। इसके अतिरिक्त द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, संवाद कौमुदगी तथा मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। यद्यपि राजा राममोहन राय बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, परंतु उन्हें धर्म सुधार से विशेष प्रेम था। जिस समय पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित हो तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे, उस समय राजा राममोहन राय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए। एक और उन्होंने पादरी प्रचारकों के विरुद्ध हिंदू धर्म की रक्षा करी और दूसरी ओर हिंदू धर्म में आए झूठ और अंधविश्वासों को दूर करने का भी प्रयत्न किया था। नेक्स्ट है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? तो ये थी हेनरी विवियम डिराजियो की। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में अंतिम वर्षों और चौथे दशक के दौरान बंगाल में यंग आंदोलन हुआ। उसका नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियम डिराजियो ने किया। ये फ्रांस की महान क्रांति से प्रभावित था। उसने विद्यार्थियों को विवेक और पूर्ण स्वतंत्र ढंग से सोचने और निर्णय लेने के लिए कहा। उसने उनको स्वतंत्रता, समानता और सत्य से प्रेम करने के लिए आह्वान किया। डिराजियो और उनके अनुयायी बंगाल की तत्कालीन नवीनतम विचारधारा के प्रतीक थे। वे विचारों की दृष्टि से पूर्ण क्रांतिकारी और सच्चे देशभक्त थे। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ही डिराजियो को 1831 में अपनी नौकरी को खोना पड़ा। बहुत शीघ्र ही 22 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु भी हो गई थी और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डिराजियो के अनुयायियों को बंगाल की सभ्यता के अग्रदूत, हमारी जाति के पिता आदि कहकर सम्मानित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 225 है ना ये। तो ये घोषित किया गया था आपका रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 में। भारत में एक अमानवीय प्रथा प्रचलित थी जिसे सती प्रथा कहते थे, जिसमें एक स्त्री अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसकी लाश के साथ जिंदा जल जाती थी। प्रथा की उत्पत्ति का कारण कुछ भी रहा हो, परंतु यह कार्य अमानुषिक और बर्बरता का था। संभवतः कुछ स्त्रियां स्वेच्छा से जलती रही हो, परंतु अनेक ऐसी होती थी जो सामाजिक असम्मान, रिश्तेदारों के भय और ईर्ष्या आदि के कारण जलने पर बाध्य हो जाती थी। उस समय राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर आदि जैसे उदार भारतीयों ने उसके विरोध में विचार प्रकट किया और इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की। बेंटिंक ने इस विषय पर तथ्य एकत्रित किए और सभी वर्गों ने सरकारी कर्मचारियों से सलाह ली और जब वो संतुष्ट हो गए कि इस बुराई के समाप्त करने से विद्रोह की आशंका न थी, तब उसे 1829 में रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा और गैर कानूनी घोषित कर दी गई। ठीक है, प्रारंभ में कानून केवल बंगाल के लिए था, परंतु 1850 में से मद्रास, बंबई के प्रदेशों में भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन राजा राममोहन राय के विषय में असत्य है? तो उनका दाह संस्कार कलकत्ता में हुआ, ये असत्य है। राजा राममोहन राय का दाह संस्कार कलकत्ता में नहीं बल्कि 27 दिसंबर 1853 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों का संस्कृत में बांग्ला में अनुवाद किया था और फारसी में ईश्वर परक निबंध भी लिखा था। भारत की आजादी प्राप्ति के लिए उन्होंने संवैधानिक आंदोलन की एक तरीके से समर्थन किया। राजनीतिक क्षेत्र में उनका विचार था कि अंग्रेजी साम्राज्य एक वास्तविकता है और वो समझते थे कि ये भारत के विकास में एक पुनर्जन्म देने वाली शक्ति के रूप में काम करेगा। वास्तव में वो 19वीं शताब्दी के उदारवादी वैचारिकों के अग्रदूत थे और उनके अनुसार भारत को अंग्रेजी राज्य की कई वर्षों तक आवश्यकता रहेगी ताकि जिन दिनों तक वो अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील हो, देश की अत्यधिक हानि ना हो। अर्थात उनके अनुसार अंग्रेजों के अधीन ही भारत नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और सब संसार में अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा विवाह अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? तो ये मिली थी 1856 में। ईश्वरचंद विद्यासागर ने स्त्री उद्धार, ये बहुत ही ज़्यादा वैसा लिखा है तो मेरी आवाज़ पे जाइएगा। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने स्त्री उद्धार के लिए सभी संभव प्रयत्न किए। इस दिशा में उनका मुख्य कार्य था विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना। 1855 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज खड़ी करी और सरकार में इसके लिए कानून बनाने की मांग की। उनका प्रयत्न सफल हुआ और कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह प्रथा का भी तीव्र विरोध किया। नारी शिक्षा के लिए उन्होंने स्वयं के प्रयत्नों से 35 बालिका स्कूलों की स्थापना करी। बेतुन स्कूल के सचिव की दृष्टि से उन्होंने स्त्रियों की उच्च शिक्षा की प्रगति में भी सहयोग दिया। इस कारण बंगाल के प्राथमिक और तत्कालीन समाज सुधारकों में राजा राममोहन राय के पश्चात प्रमुख नाम ईश्वरचंद विद्यासागर का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालक्रमानुसार नीचे दिए गए कूट से निर्दिष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 में हुई थी। किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कहाँ की थी? बंबई में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई। किसके द्वारा की गई? महाराष्ट्र में की गई। महादेव गोविंद रानाडे के और आत्माराम पांडुरंग आदि ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1897 में की थी। कहाँ की थी? बारानगर कोलकाता में की थी। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो पहले आएगा ब्रह्म समाज, उसके बाद आ जाएगा आपका प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, उसके बाद रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो अहमदिया आंदोलन के हैं मिर्जा गुलाम और अहमद कदाइनी। देवबंद आंदोलन से हैं मोहम्मद कासिम ननौतवी। नदवत अल उलेमा से हैं शिबली नुमानी। और अहले हदीस आंदोलन के हैं वली उल्लाह। ये हो गया मैचिंग। चलो, राजा राम मोहन राय किसके लेखक थे? तो राजा राम मोहन राय तुफात उल मुहावुद्दीन के लेखक थे। राजा राममोहन राय का फारसी भाषा में तुफात उल मुहावुद्दीन एकेश्वरवादियों को उपहार पत्र का प्रकाशन हुआ। ब्रह्म समाज के द्वारा समय समय पर विभिन्न पत्रिकाएं और समाचार पत्र निकाले, जैसे राजा राममोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार आदि। राजा राममोहन राय की ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज को जीवन के सभी क्षेत्रों में नवीन जीवन प्रदान किया। धर्म की दृष्टि ब्रह्म समाज ने अपने विचारों को उपनिषदों और वेदों पर आधारित करके ये बताया कि ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक है तथा सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। तर्क के आधार पर धर्म की व्याख्या करने का विचार सबसे पहले उन्होंने ही भारत को प्रदान किया और इस कारण अपने उस स्वरूप को प्राप्त करने और साधारण ब्रह्म समाज ने वेदों को भी अंतिम ईश्वरी वाक्य मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। भ्रांति विलास 1836 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की रचना है और ये रचना शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स का बांग्ला भाषा में अनुवाद है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने संस्कृत पढ़ाने के लिए एक नवीन पद्धति को जन्म दिया, बांग्ला वर्ण भाषा लिखी, जिसका प्रयोग आधुनिक समय में भी होता है और अपनी रचनाओं के द्वारा आधुनिक गद्य शैली के विकास में सहायता दी। 1855 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज उठाई और सरकार से इसके लिए एक कानून बनाने की मांग करी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया और भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में इनकी प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। इन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह प्रथा का भी तीव्र विरोध किया। नारी शिक्षा के लिए इन्होंने स्वयं के प्रयत्नों से 25 बालिका स्कूलों की स्थापना की करी और बैतूल स्कूल के सचिव की दृष्टि से इन्होंने स्त्रियों की उच्च शिक्षा की प्रगति में भी सहयोग दिया। इस कारण बांग्ला के प्राथमिक और तत्कालीन समाज सुधारकों में राजा राममोहन राय के पश्चात प्रमुख नाम ईश्वरचंद्र विद्यासागर का आता है। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी और उसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये अनुयायी कौन था? तो ये थे केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर ने एकमात्र प्रान्यासी के रूप में 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से निकाल दिया। केशव चंद्र सेन एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया जिसे वो आदि ब्रह्म समाज कहने लगे। इसमें सुधारकों के अतिरिक्त स्त्रियों की मुक्ति, विद्यासागर, सस्ते साहित्य का बांटना, मद्य निषेध और दान देने पर अधिक बल दिया। 1878 में इस समय में एक और फूट पड़ी। केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाजियों के लिए न्यूनतम आयु का प्रचार करते थे। आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करके अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के अल्पेश राजा से पूर्ण वैदिक कर्मकांड से कर दिया। कहा गया कि ये सब ईश्वर की आज्ञा है। ईश्वर चंद्र सेन के अधिकतर अनुयायियों ने दुखी होकर एक नया ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। शीघ्र ही केशव चंद्र का ब्रह्म समाज इतिहास के अंधकार की अस्पष्टता में खो गया। नेक्स्ट है तुफात उल मुहावुद्दीन है। तो ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख है। राजा राममोहन राय को फारसी भाषा की पुस्तक तुफात उल मुहावुद्दीन में मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रचार किया गया तथा एकेश्वरवाद के मत का समर्थन किया गया। जिस समय तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे, उस समय राजा राममोहन राय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए। एक और उन्होंने पादरी प्रचारकों के विरुद्ध हिंदू धर्म की रक्षा करी और दूसरी ओर हिंदू धर्म में आए झूठ और अंधविश्वासों को दूर करने का भी प्रयत्न किया। 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना करी और अपने पक्ष को वेदोक्तियों से सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या करी
और अपनी मानव सेवा के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले। उन्होंने ईसाई मत को अस्वीकार कर दिया और महात्मा यीशु के देवत्व को भी स्वीकार नहीं किया, परंतु यूरोपीय मानवतावाद को अवश्य स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार करना। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया। उनका प्रयास था कि मुसलमान लोग अंग्रेजी सरकार के तत्व को स्वीकार करें और उसके अधीन सेवा करना प्रारंभ कर दें। वो अपने प्रयत्न में बहुत सफल रहे। उन्होंने दासप्रथा को भी इस्लाम के विरुद्ध बताया, परंतु उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका था, जिसमें उन्होंने परंपरागत टीकाकारों की आलोचना करी और समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कुरान के अध्ययन पर बल दिया और कहा कि ईश्वरीय ज्ञान की व्याख्या ईश्वरीय कार्य द्वारा जो सबके सम्मुख है ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है, दयान प्रकाश पत्र संबंधित है। तो ये परमहंस मंडली से संबंधित है। दयान प्रकाश पत्र परमहंस मंडली समूह का पत्र है। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने शुरू किया, परंतु उसने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के दोषों को उजागर किया। बाद में कलकत्ता गजट 1785 में, ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता 1788 में, मद्रास कैंसर 1789 में, बंबई हेराल्ड का प्रकाशन शुरू हुआ। 1818 में मार्शमैन के द्वारा आरंभ किया गया और एक साप्ताहिक पत्र समाचार दर्पण पर्याप्त समय तक प्रकाशित होता रहा। 1821 में राजा राममोहन राय के प्रोत्साहन से एक साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी आरंभ हुआ। स्वयं राजा राममोहन राय ने फारसी भाषा में मुरातुल अखबार और अंग्रेजी में ब्रंगानिकल मैगजीन का प्रकाशन आरंभ किया। भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में छापा गया प्रथम और प्रमुख समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट था। बंगाली भाषा के समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश, बंगवासी और संजीवनी प्रमुख रहे हैं। नेक्स्ट है, दी प्रेसेस्ट ऑफ जेसस दी गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ये लिखा है राममोहन राय ने। 1820 में राममोहन राय ने द प्रेसेस्ट ऑफ जेसस, 1821 में दी गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है, 1906 में गठित डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे चंद्रावरकर। 1906 में गठित डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना शिंदे ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष चंद्रावरकर थे। नेक्स्ट है, सुधार संगठन और स्थान जहां उनकी स्थापना हुई है। तो आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई? आर्य समाज की स्थापना हुई है मुंबई में। आर्य महिला समाज की स्थापना हुई थी पुणे में। मोमडल लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई कोलकाता में और वेद समाज की स्थापना हुई थी चेन्नई में। ये सभी सुमेलित है। नेक्स्ट है, 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अवैधानिक बनाया था? तो ये बनाया था दास प्रथा को। गवर्नर जनरल एलन बरो ने 1843 में इंडिया एक्ट 5वें नियम के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया। नेक्स्ट है, यहाँ पर मैचिंग करनी है। तो राजा राममोहन राय की है आत्मी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर की है तत्वबोधिनी सभा, विवेकानंद की है रामकृष्ण मिशन, है ना, और आत्माराम पांडुरंग का है प्रार्थना समाज। हिंदू धर्म ने एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए राजा राममोहन राय ने आत्मी सभा को 1815 से 19 के बीच में स्थापित की थी। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना करी, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से प्रचलित हुआ। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्या वागीश, जो राजा राममोहन राय के शिष्य थे, ने लगभग 10 वर्षों तक इसका संचालन किया। तत्पश्चात द्वारकानाथ टैगोर के सबसे बड़े पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के रूप में इन्हें एक सच्चा नेता मिला। ब्रह्म समाज में आने से पूर्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने जोरा सांकी कलकत्ता में तत्व रंजनी सभा गठित की थी और यही आगे चलकर तत्वबोधिनी सभा कहलाई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1896 में की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। नेक्स्ट है, जेईडी बेथुन गहरे ढंग से जुड़े हुए थे स्त्री शिक्षा से। जेईडी बेथुन जो है वो गहरे ढंग से स्त्री शिक्षा से जुड़े थे। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में वास्तविक कार्य इन्होंने ही किया है और इस शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे और इन्होंने 1849 में कलकत्ता में एक कन्या विद्यालय स्थापित किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी और इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे थे। रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। आरजी भंडारकर इसके
के अन्य प्रमुख नेता थे। उपासना यानी कि प्रार्थना तथा सामाजिक सुधार इस समाज के दो मुख्य अंग थे। राणा डे ने शुद्धि आंदोलन भी शुरू किया, जिसमें वैश्याओं के द्वारा नृत्य और मदपान विरोधी और विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और वे ब्रह्म समाज के महत्वपूर्ण नेता थे। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो ये है घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में था और सभी प्रांतों में इसकी शाखाएं थी। श्री घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष और श्री A.V. ठक्कर महासचिव थे। महादेव देसाई 25 वर्षों तक महात्मा गांधी के सचिव रहे और इन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक सभी आंदोलनों में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर गांधी जी के साथ गिरफ्तार करके इन्हें आगा खां पैलेस में कैद रखा गया, जहां 15 अगस्त 1942 को इनकी मृत्यु हो गई। भीमराव अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी और 1927 में समाज समता संघ की स्थापना करी और ये अंतिम सरकार में विधि मंत्री और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी चुने गए। नेक्स्ट है रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी और इसके संस्थापकों की सूची में किसका नाम नहीं है? तो शिबली नोमानी का नाम नहीं है। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभाव पारसी समाज पर पड़ा और इसके प्रभाव स्वरूप 1851 में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने रहनुमाई मजदयासन सभा गठित की, जिसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना और फारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को पुनः प्राप्त करना था। इस आंदोलन के नेता थे नौरोजी फुरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली तथा R.K. कामा। इस सभा के संदेश को पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका रसगोफ्तार सत्यवादी चलाई गई। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में शिबली नोमानी मजदयासन सभा के संस्थापकों में से नहीं थे। नेक्स्ट है ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम था। तो ये था एक्ट आपका 21 1850। 18वीं शताब्दी के अंत तक पाश्चात्य संस्कृति का भारत में तेजी से प्रसार होने लगा था और इस परिप्रेक्ष्य में 1813 का चार्टर पारित किया गया। इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई और उसी की अगली कड़ी 1850 की धारा 21 थी, जिसमें ये प्रावधान था कि ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनके पैतृक संपत्ति से उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिनियम भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर एक गहरी चोट थी। 1857 के महाविद्रोह का यह भी महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की थी। गोपाल कृष्ण गोखले एक प्रख्यात शिक्षाविद, मानवतावादी, समाज सुधारक, एक महान देश प्रेमी थे। वे कांग्रेस की उदारवादी राजनीति से संबद्ध थे। 1905 में गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना करी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अकाल, महामारी अथवा इस प्रकार के किसी विपत्ति के समय लोगों की सहायता करना तथा उनके जान माल की रक्षा करना था। गोखले ने 1905 के बनारस में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की और स्वदेशी प्रस्ताव का समर्थन किया। 1915 में इनकी मृत्यु हो गई और तिलक ने इन्हें भारत का हीरा कहा था। नेक्स्ट है रहनुमाई मजदयासन समाज किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा हुआ था पारसी से। 1851 में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने रहनुमाई मजदयासन सभा गठित करी, जिसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। इसके नेता थे नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी और R.K. कामा, SM बंगाली। नेक्स्ट है भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखता किसकी प्रेरणा से हुआ? तो रमाबाई रानडे। रमाबाई रानडे महाराष्ट्र की महान महिला, सामाजिक कार्यकर्ती और समाज सुधारिका थी। इन्होंने भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात किया। 1909 में इन्होंने विधवाओं और अन्य महिलाओं की शिक्षा के लिए पूना सेवा सदन की स्थापना करी। बेसहारा महिलाओं को आश्रय देने हेतु मुक्ति सदन और पतित महिलाओं के लिए एक उदार गृह कृपा सदन की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ये था राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारत में सुधारवादी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। 1805 में 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करने के पश्चात आप सार्वजनिक जीवन में कूद पड़े और समाज सुधार में लग गए। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चलाया और 1829 में इसे अवैध घोषित किए जाने तक जारी रखा। इन्होंने 1815 में आपनी सभा, 1816 में वेदांत कॉलेज, 1821 में यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना करी। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की नींव
रखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे? तो ये है दुर्गादास। दुर्गादास मारवाड़ का एक विख्यात राठौर सरदार था, न कि 19वीं सदी का पत्रकार, जबकि शिशिर कुमार घोष, जेम्स ऑगस्ट हिक्की और कस्तूरी रंगा अय्यर 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे। नेक्स्ट है, बाद में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स थे, तो ये उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे। तो विलियम जोन्स का जन्म 1764 में इंग्लैंड में हुआ था। 1770 में इन्होंने नादिर शाह की जीवनी, जो फारसी में लिखी गई थी, का आंग्ल में अनुवाद किया। 1774 में इन्होंने बैरिस्टर के रूप में अपना जीवन शुरू किया। जोन्स 1783 में भारत के संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भारत आए थे और उन्हें सर की उपाधि दी गई थी। 1784 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की तथा आजीवन 1794 तक इसके अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए अनेक संगठन बनाए गए। निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पे सही कालानुक्रम देख लेते हैं। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कंजंक्शन के द्वारा 1927 में स्थापित की गई थी। ठीक है। मद्रास विमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 में एनी बेसेंट मार्गरेट के चचेरे भाई जीना राजा दास के द्वारा मद्रास के अडियार में मद्रास महिला इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। महिला राष्ट्रीय संघ भारत में राजनीतिक सक्रियता में महिलाओं को शामिल करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया पहला संगठन था और इसका गठन बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में 1928 में लतिका घोष के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिम्मेदारी पर किया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ विमेंस भारतीय संसद के द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 10 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल मॉडर्न नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? तो ये सर सैयद अहमद खान ने करी थी। सर सैयद अहमद खान थियोडोर बैंक के प्रभाव से राष्ट्रीय आंदोलन से विमुख हो गए और कांग्रेस से असहयोग आंदोलन करते हुए उन्होंने कांग्रेस के विरोध में पत्रिकावादी संगठन की भी स्थापना करी। उनके प्रभाव के अंतर्गत सेंट्रल नेशनल मॉडर्न एसोसिएशन ने भी कांग्रेस से असहयोग किया और 1887 में उन्होंने मॉडल एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य शिक्षित मुसलमानों को राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने से रोकना था। नेक्स्ट है, कौन बंगाल से मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता? तो ये जाना जाते हैं अब्दुल लतीफ। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक अब्दुल लतीफ थे। 1863 में उन्होंने मॉडल लिटरेटरी और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में करी और इसी के साथ सर अमीर अली के द्वारा 1878 में नेशनल मॉडर्न एसोसिएशन की भी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इन संगठनों का उद्देश्य मुसलमानों में पश्चिम शिक्षा के प्रति जागरूकता और ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्ति जागृत करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी? काशी प्रसाद घोष। सर्वप्रथम काशी प्रसाद घोष ने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची। काशी प्रसाद घोष ने अंग्रेजी में पहली भारतीय कविता लिखी थी। उनकी बोटमैन सॉन्ग टू गंगा नामक प्रसिद्ध कविता 1835 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक प्रसिद्ध कविता 1835 में प्रकाशित हुई? इनकी बोट्स में निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? पता नहीं क्या ही पढ़ रही हूँ। कुलीन खुल सर्वस। जरा सा दिमाग डाइवर्ट हुआ नहीं कि पता नहीं कहाँ से कहाँ आई लाइन चली जाती है। विधवा विवाह के समान बहुविवाह के संबंध में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान महत्वपूर्ण रहा। कुलीनों के ऐतिहासिक विकास का विवरण देते हुए उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कुलीनों में बहुविवाह की प्रथा शास्त्र सम्मत नहीं है। बंगाल में कुलीन विवाह की प्रथा से पुत्री के परिवार का शोषण किया जाता था और अबोध बालिकाओं को बहुधा अपने पति को देखने का अवसर नहीं प्राप्त होता था। समाज की इस मान्यता को खंडित करने के लिए बंगाली नाटककारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जन जागरूकता के लिए कुलीन कुल सर्वस्व नामक नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध लिखा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार ये सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? तो ये थे भूदेव मुखर्जी। ठीक है, तो भूदेव मुखर्जी ने न्यायालयों में फारसी के स्थान पर हिंदी चलाने का सुझाव दिया। उन्होंने सामाजिक निबंध में लिखा, भारतवर्ष में अधिकांश लोग हिंदी कथोपकथन करने में समर्थ हैं, इसलिए शुद्ध भारतवासियों की सभाओं में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का ही प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने 1919 में कांग्रेस कमेटी में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? तो ये थे डलहौजी। 1856 में इंडियन हिंदू
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया जिसमें कई सुधार लाए गए, अर्थात पूर्व की अपेक्षा वर्तमान विवाह सरल एवं सुखदायी है। इस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था जो कि 1856 से 62 तक रहा और इस अधिनियम को डलहौजी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। नेक्स्ट है गुलामगिरी शीर्षक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने करी है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी और इसके माध्यम से उन्होंने दलितों और निम्न जातियों के उत्थान के लिए काम किया। ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी 1872 में और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक जैसी पुस्तकों एवं सत्यशोधक समाज जैसे संगठनों के द्वारा निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। दीनबंधु सार्वजनिक सभा उनकी एक अन्य सामाजिक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोहफत उल मुहिउद्दीन राम मोहन राय के द्वारा लिखित लेखक है। तो ये लिखित लेख जो है वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो बंगाल में शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राममोहन राय ने किया और इसी कारण राममोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का नेता कहा जाता है। राजा राममोहन राय का पहला ग्रंथ तोहफत उल मुहिउद्दीन 1809 में प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सत्य धर्मों का मूल बताया। इस ग्रंथ के बारे में ताराचंद लिखते हैं कि सत्य जिज्ञासा के अभियान में उन्होंने तोहफत उल मुहिउद्दीन की रचना की थी। नेक्स्ट है किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जो कि 1863 से 1902 तक रहे, बंगाल के वैदांतिक विद्वान और हिंदू धर्म प्रचारक थे। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी इन्होंने और इन्होंने कर्मयोगी, राजयोग, भक्ति योग, प्राच्य तथा प्रतीच्य के लेखन तथा समाज सेवा और आत्म बलिदान के आदर्शों पर बल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वैदिक ग्रंथों का बंगाली भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था? तो ये है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा की आलोचना करी और सप्रमाण ये विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इस दावे के समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बंगला में अनुवाद प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा? तो ये है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में बंगाल के कायस्थ परिवार में हुआ। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी और समाज सेवा के कार्यों में लगे रहे तथा महान हिंदू प्रचारक थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत को पुनः एक होना होगा और अपनी शक्ति से विश्व को विजित करना होगा। नेक्स्ट है भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी। तो ये थी नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक विशेषता नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म होना माना जाता है क्योंकि पुनर्जागरण की वजह से भारत के कोने कोने से विभिन्न पत्रिकाओं की शुरुआत हुई और लोग अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज पहुंचाने के लिए समाचारों और पत्रिकाओं को माध्यम चुने। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से किसमें थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी अडयार में। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लैत्स्की द्वारा न्यूयॉर्क में की गई जो एक रूसी महिला थी। 1879 में इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में मुंबई स्थानांतरित किया गया। 1882 में पुनः इन्होंने अपनी सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के समीप अडयार में स्थापित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को समाप्त किया? तो ये किया था विलियम बेंटिक ने। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय में 1829 में के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया और इस नियम के पारित करवाने में राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था। राधाकांत देव ने 1830 में धर्मसभा की स्थापना करके सती प्रथा का समर्थन किया था। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये है आपके, ये दोनों तो नहीं है, आगे देख लेते हैं। हाँ, सर विलियम जोन्स है इसमें। ठीक है, तो विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन और तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है। उन्होंने अपने सुझाव के सत्यापन के लिए प्राचीन फारसी, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और जर्मन जैसी भाषाओं के शब्दों में स्पष्ट निकटता को आधार बनाया। इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राचीन फारसी में पितर कहा जाता है, संस्कृत में पितर, ग्रीक में पैटर, लैटिन में पैटर, जर्मन में वाटर और अंग्रेजी में फादर कहा जाता है। प्राचीन फारसी में मातर कहा जाता है, संस्कृत में मातर कहा जाता है, ग्रीक में मीटर कहा जाता है, लैटिन में माटेर कहा जाता है, जर्मन में मट्टर कहा जाता है और अंग्रेजी में मदर कहा जाता है। प्राचीन फारसी में नाम कहा जाता है, संस्कृत में भी नाम कहा जाता है, ग्रीक में ओनामा कहा जाता है, लैटिन में नोमेन कहा जाता है, जर्मन में नाहमे कहा जाता है और अंग्रेजी में
नेम कहा जाता है। नेक्स्ट है 1843 में इंडिया एक्ट 5 के द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध यानी कि गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो ये थे दासता। 1843 में इंडिया एक्ट 5 के द्वारा दासता प्रथा को अवैध यानी कि गैर कानूनी घोषित किया गया और इस समय भारत का गवर्नर जो था वो एलन बरो था, जो कि 1842 से 1844 तक रहा। एलन बरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है। नेक्स्ट है 1860 में कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ये राम सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। कूका आंदोलन की शुरुआत 1860 में राम सिंह के द्वारा की गई। कूका आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करना था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, तो ये पारित हुआ था 26 जुलाई 1856 को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ और इस अधिनियम के द्वारा हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह हेतु कानूनी मान्यता मिली और इस अधिनियम को डलहौजी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। और ये क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड एग्जाम 2018 में आया है। तो आपने देखा जीआईसी के सारे क्वेश्चन हमको मिल गए, एलटी ग्रेड के भी मिले, यूपीपीसीएस के मिले हैं, यहाँ तक कि आपके लेक्चरर एग्जाम के भी मिले हुए हैं, यूजीसी नेट से भी आपके एग्जाम केस में आपको मिल गए, पीजीटी के भी मिल गए, टीजीटी के भी क्वेश्चन मिल गए, तो सारे टीचिंग एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिल गए। तो ये टॉपिक भी हमारा हो जाता है समाप्त। तो हमारा 8 नंबर टॉपिक हो गया है आज से ख़त्म। तो इसमें 270 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको वादे के अनुसार कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसके बाद हम कल जो नया टॉपिक हमारा शुरू होगा 9 नंबर का टॉपिक, वो टॉपिक है, मैं आपको उसका नाम बता देती हूँ, वो टॉपिक है आपका विविध वाला टॉपिक है, जो कि आधुनिक भारत का टॉपिक है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि आधुनिक भारत पूरी तो कंप्लीट कराई नहीं, पहले ही वो करा दोगे? तो हाँ, वो पहले कराएंगे और उसमें आपके मैं बता देती हूँ, जो आपका विविध आधुनिक भारत कल शुरू होगा उसमें आपके टॉपिक है क्वेश्चन है 266, यानी कि 200+ प्रश्नों की श्रृंखला वो भी है। तो उसमें भी आपके 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, तो फटाफट से ख़त्म करते हैं भैया, क्योंकि होली तो आ ही गई है और कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें। ठीक है, तो जो हो सकता है मैं 2 क्लास में भी ख़त्म करा दूँ और देखूंगी अगर बहुत लेंदी हुआ तो फिर 3 क्लास में होगा, क्योंकि किसी किसी के डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं तो फिर उसमें समय लगता ही है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। तो कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे विविध आधुनिक भारत का। तो हम पूरा विविध जो है वो मॉडल हिस्ट्री का कंप्लीट कर देंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी।